नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें, इसमें 4 जिलों के जिला अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आपको बता दें, महाराजगंज, बलिया, पीलीभीत और हरदोई के डीएम का तबादला कर दिया गया है। हरदोई के डीएम जो है मंगला प्रसाद सिंह को बलिया जिले की कमान सौंपी गई है, तो वहीं अयोध्या के सीईओ जो थे, नगर आयुक्त जो थे, उनको महाराजगंज का डीएम बनाया गया है। आपको बता दें, 87 आईएएस के तबादले हुए हैं अगर बात की जाए पिछले 40 दिनों के अंदर। तो लगातार इस तरीके की तबादलों की जो लिस्ट है, ये तबादला एक्सप्रेस लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है और लगातार नए नए जिला अधिकारी मिल रहे हैं जिलों को, और साथ ही जो बड़े पदों पर भी जो आईएएस अधिकारी तैनात हैं, उनके भी तबादले किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 37 से 40 दिनों के भीतर ये 87 आईएएस अधिकारियों का तबादले हुए हैं और सबको किसी को अहम पोस्टिंग भी मिली है तो किसी को डिमोशन भी हुआ है। तो लगातार ये तबादला एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की चल रही है। साथ ही साथ कुछ पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं जिनकी महत्वपूर्ण जिनको महत्वपूर्ण विभागों में तैनाती दी गई है। आपको बता दें कि लगातार मौसम जो है उत्तर प्रदेश में वो खेलिया कर रहा है। कहीं पर तेज हवा चल रही है तो कहीं आंधी का आलम देखने को मिल रहा है। कौशाम्बी में हालात इस तरह हो गए कि वहां पर जो सामूहिक शादी के लिए टेंट लगाया गया था वो भी उड़ गया। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में यूं कहें कि जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो लोगों को भले थोड़ी सी राहत जरूर है हवा के चलते, लेकिन कहीं पर ये जो आंधी और चल रही है उसकी वजह से लोगों को खासा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन के तापमान में अच्छी खासी वृद्धि होती चली जा रही है और लोगों को इस दिन में अगर हो सके तो बाहर ना ही निकले, इस तरीके की हिदायत मौसम विभाग के तरफ से दी जा रही है। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास और आज की जो बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो बड़ी खबर जो है हमारे पास हमने आज ये निकाला है, क्योंकि आईबीसी 24 ने आज जो है जितने भी लगभग लगभग जो थाने हैं और इस समय जो अभियान चल रहा है डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली के निर्देशन में, वो अलग अलग के अपने अभियान चलाते रहते हैं। और इस समय अगर बात करें इस महीने में तो एक जोरों शोरों से अभियान चलाया जा रहा है। मोटरसाइकिल चोर जो है उनको कहीं से भी जो है टॉलरेट नहीं कर रही है रायबरेली पुलिस, और जबरदस्त इसमें जो है बरामद की। और पूरी कई जिले की पुलिस अगर बात करें तो जो अपने कई थाने की पुलिस इसमें बराबर लगी हुई है कि आने वाले समय में जो भी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, अब चूंकि शादियों का भी माहौल चल रहा था बीच में, और इस समय गर्मियों का सीजन है, रात में लोग निकलते, तो ऐसे कुछ चोर उचक्के हैं जो ऐसी सार्वजनिक जगहों से मोटरसाइकिलें पार करते हैं, और इनमें बड़ी कामयाबी रायबरेली पुलिस को मिली है। अगर बात करें तो इस महीने का सिर्फ ये डाटा मैं अभी आज आज तक का डाटा है ये मेरे पास, जो वो भी सिर्फ जो है 60 थानों का डाटा है। बिकॉज जो जितनी चोरियां इसमें कई दो थाने तो ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म जो है बरामद की गई है गाड़ियां और धरपकड़ की गई है। और इस महीने लगभग 26 रायबरेली बात करें तो लगभग 20 से 21 थाने हैं, महिला थाना मिलाकर के 20 थाने लगभग है। और उन 20 थानों में जो अब तक 26 मोटरसाइकिल रायबरेली जिले में बरामद की हुई है, वो भी जो है कल तक की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो थाना रहा जो जितने बरामदगी करी, डी थाने में अब तक जो है 10 मोटरसाइकिल बरामद करी है। और वहीं पे अगर मिल एरिया की बात करें तो 13 मोटरसाइकिल, मिल एरिया थाने की बात करें तो 13 मोटरसाइकिल, और भदोकर में एक, गुरबखसगंज में एक, और वहीं पे अगर बात करें तो बछरावा में जो है एक है, और ऊंचाहार में एक। तो ऐसे लगभग 26 मोटरसाइकिल डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे जो अभियान है मोटरसाइकिल चोर गिरोह को लेकर के, ये जोरों शोरों से चल रहा है। और इस पे जो है 26 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा गया। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो लास्ट अभी बरामदगी जो जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, इसमें जो है एक मिस्त्री भी शामिल था। और ये क्या करते थे कि मोटरसाइकिल को जो है तुरंत जैसे चोरी होती थी तो इनका अपना पैनल था, चोरों से मिले हुए थे, और कटिंग कर करके इंजन कहीं और बिकता था, मोटरसाइकिल की पहिया कहीं और बिकती थी। तो ये भी एक इसमें मिस्त्री भी पकड़ा गया है। और बड़े स्तर पर रायबरेली पुलिस ये अभियान चला रही है। कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल चोरों के लिए अब जो है टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और आगे हो भी नहीं रहा ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली पुलिस इसमें जबरदस्त तरीके से मोटरसाइकिल चोरों के पीछे पड़ी हुई है,
देखने का विषय है। और अच्छा ये भी है कि अब आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल कहीं भी पार्क हो जाती थी और अनधिकृत तरीके से लोग पार कर देते थे, चोर उनको उड़ा देते थे, तो ऐसे पे रायबरेली पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है और आगे भी कसेगी। जी। बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत अच्छी पहल है रायबरेली पुलिस की, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर जो ये मोटरसाइकिल चोर होते हैं, क्योंकि ये गैंग की तरह काम करते हैं, अगर इस तरीके से गाड़ियां बरामद हो रही है तो एक बहुत बड़ा गैंग होगा। तो क्या जिस तरीके से गाड़ियों की बरामदगी की जा रही है, तो क्या जो उसके पीछे का सरगना है, क्या उसकी तह तक पुलिस पहुंच पाई है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये जो गैंग होते हैं इनका कोई सरगना होता है जो उसको संचालित कर रहा होता है। तो क्या रायबरेली पुलिस को ऐसी कोई सफलता हासिल हुई है जिसमें सरगना को भी गिरफ्तार किया हो यूपी की रायबरेली पुलिस ने? बिल्कुल, अखंड सही कह रहे हैं आप। और इसमें लास्ट जो मिल एरिया थाना पड़ता है, वहाँ पे जब अभी जल्दी में जो है 6 मोटरसाइकिल बरामद की, जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने करा था, तो उसमें जो है जो इनका सरगना था वो भी बरामद हुआ था और उसको भी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके साथ-साथ इसमें सरगना 2 थे जो लास्ट मिल एरिया थाने में थे, जो एक नाम नहीं याद एग्जैक्टली, लेकिन एक व्यक्ति था वो और इसके साथ-साथ जो मेन मिस्त्री था जो इनके साथ मिला हुआ था, चोरों के साथ में संलिप्त था, और ये जो है पकड़े गए थे। इनमें एक सरगना, लेकिन ऐसे कई सरगना जो है, कई ऐसे रैकेट हैं जो कि अलग-अलग सरगना, अलग-अलग रैकेट, अलग-अलग तहसीलों में, अलग-अलग कस्बों में और अलग-अलग जगह चला रहे हैं। खैर ये 19 थानों की रिपोर्ट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको 7 थानों की रिपोर्ट बताई, जिसमें 26 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और ये रायबरेली पुलिस लगातार ऐसी बरामदगी पे काम कर रही है। और डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब बात भी करते हैं तो उनका सिर्फ एक मोटो रहता है, अपराध कहीं से टॉलरेट नहीं किया जाता और ना ही किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी पहल है रायबरेली पुलिस की, जिस तरीके से मोटरसाइकिल चोरों को वो धर पकड़ करके एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को, जिसके पास शायद की एक ही व्हीकल होता है और उसके पास पूरी दुनिया होती है, वो उसका अपना मोटरसाइकिल, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सराहनीय काम रहा रायबरेली पुलिस का। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, गाढ़ी कमाई, क्योंकि एक आम नागरिक के लिए जो सबसे सस्ता साधन इस वक्त है मोटरसाइकिल है, और कहीं भी अपने गंतव्य तक आसानी से कहीं पहुंचने के लिए भी मोटरसाइकिल या स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं कई सारे लोग, क्योंकि आजकल भारी ट्रैफिक है तो कार निकालना भी उतना संभव नहीं है लोगों के लिए, तो मोटरसाइकिल यूज करते हैं। लेकिन अगर अपनी मोटरसाइकिल से अपने गंतव्य तक जाने के लिए कहीं निकलते हैं और बीच रास्ते से ही कहीं वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वहीं से वो गाड़ी गायब हो जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगता है। लेकिन रायबरेली पुलिस की ये जो कार्य करने की प्रणाली है और जिस तरीके से चोरों के गैंग के खिलाफ एक सक्रिय अभियान चलाया हुआ है जिससे चोरों के होश फाकता है, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की, लगातार जो ये चोर हैं, जो गिरोह है, वो लगातार नायाब तरीके निकालता है। अब दिक्कत आपने जैसा बताया कि अब जो कल पुर्जे हैं जो मोटरसाइकिल के, अब उसके अलग अलग करके बेचता है। लाखों रुपए की मोटरसाइकिल को ये चोर कुछ रुपयों में, चंद रुपयों में, कबाड़ी के भाव में बेच देते हैं, और ये नहीं सोचते कि कितनी गाड़ी कमाई है, कितनी मेहनत से कमाई आई है, जो लोग इकट्ठा करके अपने लिए एक साधन खरीदते हैं। लेकिन ये चोर लगातार इस तरीके के नए नए उपाय खोजते हैं कि उसका इंजन अलग बेच दे, उसके टायर अलग बदले, तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है। इंद्रवीर, एक सवाल ये भी है, क्या आखिरकार जिस तरीके से ये चोरी का, जो ये चोरों का गैंग सक्रिय है, तो क्या रायबरेली पुलिस इस पर कोई एक बड़ा एक्शन ले या फिर कहे कि ऐसी कोई सजा की डिमांड करे कि शायद इनके मन में इस तरीके की आगे चल करके चोरी की घटना को अंजाम ना देने के लिए मन में इनके कुछ आए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सजा मिलती नहीं है, तुरंत ये जेल से रिहा हो जाते हैं, फिर वही चीजें वही रह जाती हैं। देखिए अगर एक चीज मैं बता दूं, मैं शायद ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन नया बीएनएस, जब से बीएनएस आया, तो बीएनएस के आने से कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पैर उस तरीके से नहीं खुले हैं जिस तरीके से पहले खुले होने चाहिए। तो बीएनएस के तहत जो धाराएं होती हैं उनके तहत उनको बुक किया जाता है और उन पे कार्रवाई होती है। लेकिन बीएनएस के तहत रहकर ही पुलिस अपना काम करती है। तो रही बात जमानत की, रही बात माननीय न्यायालय की, तो माननीय न्यायालय भी उतनी ही सजा सुनाएगा जो उसके उसमें है दायरे में। तो कहीं ना कहीं इस पे पूरा अपराध तभी इनको लॉन्ग टर्म तभी हम लोग सजा दे सकते हैं जब शायद उस पर किसी तरीके की बीएनएस लागू होती है। और बीएनएस के तहत क्या धारा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और रायबरेली पुलिस भी जानती है। तो बीएनएस आने की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पैर उस तरीके से नहीं खुले हैं जिस तरीके से खुले होने चाहिए था। इसका सीधा मतलब यही है। बिल्कुल इंद्रवीर, पुलिस के हाथ पैर अगर और खुले रहे हाथों में और ताकत और मिले, और अगर न्यायालय से ही इन लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान हो, तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए कल दो खबरें हैं, दो खबरों में बात करेंगे। पहली खबर क्राइम से रिलेटेड है कि चौबुर थाना क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पर एक गोगुमो जगह पड़ती है जहाँ पर देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने जो है एक व्यापारी को गोली मार दी। इसके बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं उसका घर गांव के किनारे पाया जाता है, जिसके चलते
जो व्यक्ति है जिसने गोली मारी है वो वहां पर गोली मार करके फरार हो गया। जब तक घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक वो व्यक्ति वहां से निकल गया था। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और मौके पर जो है पुलिस बल पहुंचा हुआ था और उसने जांच शुरू कर दी और जो शव है उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया। दूसरी खबर जो है वो जिलाधिकारी को लेकर के है। कानपुर के जिलाधिकारी ने 5 पेट्रोल पंप संचालकों को सम्मानित किया है, क्योंकि जिस तरीके से नो हेलमेट नो पेट्रोल की एक मुहिम चली थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ साथ जो मानक पूरे जो मानक पेट्रोल पंप के होते हैं उनको पूरे करते हुए जो संचालक है, पेट्रोल पंप संचालक, उनको 5 लोगों को चिन्हित किया गया था और आज उनको जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया। और जितने भी ऐसे और पेट्रोल संचालक हैं जो मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं या जो नो हेलमेट नो पेट्रोल के साथ साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं नोटिस जारी करने का भी आदेश उन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल अवनीश, बहुत अच्छी पहल है जिलाधिकारी महोदय की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हेलमेट ना होने की वजह से लोगों की एक्सीडेंट में जान चली जा रही है, इस पहल से शायद उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उसके पीछे जो वजह आती है वो चालान आती है कि अगर हेलमेट लगाएंगे तो हमारा बस हेलमेट उनके लिए चालान का एक विषय है मात्र है कि हम चालान से बच जाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी उनकी सुरक्षा इससे ज्यादा वो महत्व नहीं देते। और शायद यही कारण है कि अभी भी जिलाधिकारी लगातार इस तरीके की पहल कर चला रहे हैं और पेट्रोल पंप संचालक जिनको उन्होंने सम्मानित भी किया है वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन लोग सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते अवनीश? क्या उनकी जिंदगी से बड़ी चीज है क्या हेलमेट? कि हेलमेट लगाने क्या फैशन मिल जाएगा? आप कम से कम अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच जाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो हेलमेट लगाने से आपको दिक्कत क्या होती है कि आपके लिए लगातार प्रशासन, जिलाधिकारी, पेट्रोल पंप कर्मचारी, संचालक आपसे बार बार गुहार लगा रहे कि भैया पेट्रोल लेना है तो हेलमेट लगा करके चले आओ? देखिए बिल्कुल अखंड, ये जो हेलमेट ना लगाने की प्रक्रिया है, कहीं न कहीं जो नवयुवक हैं, जो ये आजकल आप देख रहे हैं कि 9 क्लास 8 क्लास में बच्चे जो हैं वो भी मोटरसाइकिल और स्कूटी उनको घरवाले दे देते हैं और लेकर के आराम से जा रहे हैं और स्कूलों में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर बिना हेलमेट के 3-3 4-4 लोग पहुँच करके बैठ करके एक गाड़ी में जाते हैं और हेलमेट लगाना उनको लगता है कि अगर हेलमेट लगाएँगे तो कहीं न कहीं जो उनकी हेयर स्टाइल है वो बिगड़ जाएगी। तो ये एक तरीके का जो नवयुवकों में एक चलन है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं वो जो है हेलमेट ना लगाने का काम करते हैं और दुर्घटनाएँ भी ज़्यादातर आप देखते होंगे कि इन्हीं तरीके से होती हैं, जहाँ पर कोई नवयुवक या नवयुवती ही इन घटनाओं में कहीं न कहीं उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं अभिभावक की भी बनती है कि वो जब घर से बच्चा अगर निकल रहा है, तो सबसे पहले देखें कि वो 18 वर्ष का हो गया है और वो उसके पास में लाइसेंस है, वो गाड़ी चलाने योग्य है। अगर गाड़ी चलाने योग्य है, तो घर से अगर निकल रहा है, तो हेलमेट लेके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है और उसको लगातार इस तरीके के लिए प्रेरित करते रहें कि हेलमेट लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जिलाधिकारी या पेट्रोल पंप जो संचालक हैं, उनके द्वारा नहीं ये चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि अगर अभिभावक ही अगर जागरूक नहीं होगा, तो अपने बच्चों को कैसे जागरूक करेगा? क्योंकि अभिभावक ही कई ऐसे अभिभावक भी हैं, जो कहीं न कहीं आप देखते होंगे कि खुद वो हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं। तो खुद को हमको जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल, जान है तो जहान है अवनीश। शायद इस बात को अभिभावक को ज्यादा जोर देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 साल से कम आयु के बच्चे ही और उनके माँ-बाप इसको कहते हैं कि प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनके हाथों में गाड़ी थमाना एक बहुत बड़ी बात कहते हैं और बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरा बच्चा अभी 8वीं 9वीं में है और बहुत बढ़िया तरीके से कार और बाइक चला ले रहा है। लेकिन सही बात है, अगर आपका बच्चा आपके सामने रहेगा, जीवित रहेगा तो बेहतर रहेगा। इसलिए कम से कम लगातार जो प्रशासन है वो आपसे गुहार लगा रहा है, पेट्रोल पंप वाले वो गुहार लगा रहे हैं, हम आप सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान है तो जहान वाली बात जो अवनीश ने कही है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। और अगर घर से बाहर आप उसको भेजते हैं, वैसे तो नाबालिगों को गाड़ी देना अपने आप में अपराध है, लेकिन ये अपराध को देख करके कहाँ भी दिखता है। अगर अगर सड़क पर नजरें दौड़ाई जाए तो देखा जाएगा कितने नवयुवक, नाबालिग बच्चे गाड़ियों से फराटा भरते हुए नजर आएंगे, स्टंट करते हुए नजर आएंगे। पुलिस चेकिंग भी करेगी तो कोई रुआब में बच जाएगा, कोई रसूख में बच जाएगा या कोई चालान दे करके बच जाएगा। हाल फिलहाल में इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन आप लोगों को बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे को अगर आप बाहर भेजते हैं तो कम से कम उसके ऊपर, बच्चों के लिए नहीं सभी के लिए जरूरी है कि हेलमेट लगा करके बाहर निकले। बेहद जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। खबरों में सबसे बड़ी बात की देखिए, हर वक्त मैं पुलिस से लेकर ही आता हूँ और पहली खबर की बात करूँ तो जिस तरीके से प्रतापगढ़ में एक विजुअल है मेरे पास, आउटपुट से चाहूंगा तो एक बार वो विजुअल चल जाए तो वो विजुअल का मैं पूरा आपको उसमें बताता हूँ कि उस विजुअल का मायने क्या है। और दूसरी खबर भी इम्पोर्टेंट
बिल्कुल अखंड, देखिए ये विजुअल वही है। आपको याद होगा कुंभ के दौरान हमने एक खबर दिखाई थी बाईपास का, और बाईपास की ये खबर थी गूगल मैप के द्वारा, पूरा मैंने आपको एक खबर पूरा उल्लेख भी किया था। लेकिन आज की डेट में मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं फिर से उसी रोड से गुजर रहा था। ये रोड है बनारस टू लखनऊ। आप भी इस रोड से कभी ना कभी बनारस के लिए गए होंगे, और ये बीचों बीच दो ब्रेकर बनाए गए हैं, और ब्रेकर कहीं भी नहीं दिख रहे हैं कि ये ब्रेकर है। सबसे बड़ी बात ये उठती है कि यहाँ के प्रशासन और एनएचआई के ऊपर ना आपने कोई नोटिफिकेशन लगाया है, ना ही आपने वहां पे एक मार्किंग होती है जो रिफ्लेक्टर जिसे कहते हैं रोड पे लगाया जाता है, ना उस पे आपने टैगिंग की है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक ट्रक भी खड़ी है, वो देर रात जो है उसी रोड से जा रहा था, और वो वहां जंप खाता है, जंप से उसकी बीच की चेचिस टूट जाती है। सोचिए किस तरीके से उसकी बीच की चेचिस टूटती है। मैं परसों रात के तकरीबन 10:30 से 11 के आसपास जा रहा था, मेरे साथ मेरी फैमिली थी, और मेरी 60-70 के आसपास की स्पीड थी। और बहुत दिनों बाद इस रोड पे आया भी था। तो जैसे ही वहां पहुंचते ही शुक्र मनाइए कि मेरी गाड़ी बड़ी थी, बड़े चक्के की गाड़ी थी, कि मैंने अपने आप को कंट्रोल तो कर लिया। लेकिन जो बाहरी है, मैंने भी पहली बार उस ब्रेकर को देखा था। दो ब्रेकर बनाए गए हैं, पहले कोई चेतावनी भी नहीं लिखी गई है कि वहां चेतावनी लिखी जाए कि आगे ब्रेकर है, काम कार्य प्रगति पर है। आप ठीक है, आपका बाईपास बन रहा है, आप ब्रेकर बनाए हैं, बहुत अच्छी चीज है। क्या आपने ब्रेकर बनाया कि थोड़ा स्लो चलिए, लेकिन उसके लिए कोई एक बोर्ड लगाया जाता है। एनएचआई ने भी बोर्ड है, मैंने आने से पहले भी, इस विजुअल को बनाने से पहले भी एनएचआई को रिंग किया, लेकिन उनका फोन उठा नहीं है। एनएचआई के अधिकारियों को मैंने फोन किया है, लेकिन उनका फोन उठा नहीं है। मैंने अधिकारियों से बात की, और खास तौर पे सबसे बड़ी बात इसमें मैं कहूंगा कि प्रतापगढ़ पुलिस की भी, क्योंकि वहां से थाने की दूरी मात्र मात्र 500 मीटर की दूरी है। थाने के द्वारा भी कोई भी बैरिकेटिंग्स नहीं लगाई गई है। सबसे बड़ी चीज है कि थाने के द्वारा एक बैरिकेटिंग्स तो लगा दी जाती, भाई साहब यहाँ ब्रेकर है, आप देख के जा सकते हैं। कोतवाली देहात की सबसे बड़ी लापरवाही हम कहेंगे कि पुलिस तो हर वक्त कहती है, और खास तौर पे हाईवे की पुलिस का तो एक ही रोना होता है कि भाई साहब हाईवे पे बड़ा एक्सीडेंट होता है। हाईवे पे एक्सीडेंट होने का कारण कहीं ना कहीं आप भी तो बनते हैं। पुलिस को चाहिए था कि वहां एक बैरिकेटिंग्स लगा रख देनी चाहिए थी, और एक छोटा सा बोर्ड लगा देते कि आगे ब्रेकर है, कार्य प्रगति पर है, धीरे चले। लेकिन कोई वहां पे स्लोगन नहीं, कुछ नहीं। और देखा गया था कुंभ में भी बाईपास तो था, बाईपास लिखा पढ़ी में बता दिया गया था उच्च अधिकारियों को, शासन को, कि हमने अयोध्या जाने के लिए बाईपास ओपन कर दिया है। लेकिन उस दौरान भी कुछ नहीं था, और आज ब्रेकर बना है। आज एक दुर्घटना भी हुई है, एक ट्रक भी जो है उसकी चेसिस बीच से टूट गई है, वो और आज भी नहीं लिखा है। तो ऐसे ही जो है प्रतापगढ़ का प्रशासन और पुलिस काम करती। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, परसों देर शाम 2 दिन पहले एक मारपीट हुई थी लीलापुर थाना के अंतर्गत, जिसमें एक ब्राह्मण और एक एससी बिरादरी के लोगों ने जो है मारपीट हुई थी, जिसमें एक बच्चे को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उसे चोटें आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए अखन, कहना तो नहीं चाहिए, पुलिस ने अपनी ओर से पूर्ण रूप से कार्रवाई की, लेकिन जो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं पुलिस की छवि को खराब करते हैं। साफ तौर पे देखा जाता है कुछ यूट्यूबर्स जो पुलिस कहीं अच्छा काम करती है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि पुलिस को काम को अच्छे तरीके से दिखाना। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज किया, और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बना दी गई। लेकिन कुछ यूट्यूबर्सों ने पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, और मुकदमा दर्ज करने के बाद कुछ यूट्यूबरों ने पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया है। ये नहीं कहेंगे कि वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार है, आप पत्रकारिता करिए, लेकिन आप एक हद तक रह के करिए। हमारी जो हदें होती, अगर पुलिस कहीं गलत कर रही है, जैसे मैंने कहा कि कोतवाली देहात ने को चाहिए कि बैरिकेटिंग, अगर यहाँ पुलिस अच्छा भी काम कर रही है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, तो हम उनको भी बता रहे हैं कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया। कल से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे पुलिस की छवि को धूमिल भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अखंड, यानी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि
लोकतंत्र में सबसे बड़ी आजादी मिली हुई है कि जिसका मन में आता है, जो मन में आता है वो करना चाहता है, और शायद यही कारण है कि इसका फायदा उठा करके कुछ लोग जो मूलभूत है ना, कि जो उनके अंदर के जो अधिकार हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। यूट्यूबर बनिए, पत्रकार बनिए, स्वतंत्र पत्रकार बनिए, जो मन में आए वो बनिए, पर जो चीजें सही हो कम से कम उसको उल्टे तरीके से दिखाने का काम ना करिए, क्योंकि समाज में वैसे ही बहुत सारे विद्वेष की चीजें चल रही हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे में या कहें कि एक दूसरे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अच्छी चीजों की सराहना करनी चाहिए, और ऐसे लोग जो भी हो, चाहे वो किसी भी संस्थान से जुड़े क्यों ना हो, उनके खिलाफ उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं कि किसी को भी दुष्प्रचार किया जाए, किसी की छवि को धूमिल किया जाए। यानी देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से। अपूर्व, एक बड़ी लिस्ट आई कल, और उस लिस्ट में अयोध्या के सीईओ का भी तबादला कर दिया गया है, उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल अखंड, जो यहाँ के सीईओ थे जो है संतोष कुमार शर्मा जी, उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है और बकायदा वो महाराजगंज के डीएम बनाए गए हैं और यहाँ एक नई शुरुआत होना है। जिस तरीके से तबादला एक्सप्रेस के दौरान यहाँ से पहले डीएम का तबादला हुआ, उसके बाद एसएसपी, फिर अब सीईओ, अब बारी किसकी उसके बाद सीईओ सिटी की। अभी हाल ही में अभी 2 दिन पहले सीईओ सिटी का भी तबादला यहाँ से कर दिया गया है। तो लगातार नए नए अधिकारी अब अयोध्या की कमान संभालने वाले हैं, क्योंकि रामलला के प्रथम तल की भूतल की कहें तो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय एक जो है अच्छे अधिकारी थे जिन्होंने अपना कार्य दिखाया और साकुशल अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा निपटी। अब 2 जून से लेकर और 5 जून तक एक विशेष कार्यक्रम अयोध्या में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम तल पर राम दरबार सहित 7 मंदिरों का भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, जिस तरीके से रामनगरी में लगातार जो है विकास कार्य चल रहे हैं, हर जगह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो भी रामलला के भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें खासा उत्साह है, कुछ ना कुछ हर बार नया देख, तो वो कुछ ना कुछ नया करवा रहे हैं, कुछ नई छाप छोड़ रहे हैं। तो ये लगातार चलता आ रहा है। और अगर बात की जाए खबर की, तो इस समय चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तापमान जो है वो काफी जो है सहमा हुआ है और गर्माहट एकदम हो चुकी है। तो शीतलता प्रदान करने के लिए सभी मंदिरों को कम से कम आपको बताएं सैकड़ों कुंटल फूलों से सजा दिया गया, जिससे रामलला के हो या जो अन्य मंदिर में जो रामलला के विग्रह विराजमान है या सीताराम विराजमान है, उनको शीतलता प्रदान की जाए। तो ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए फूल बंगले की झांकी सजाई गई है हर मंदिर चौक चौराहों पर, जिससे जो चिलचिलाती धूप है वो भगवान के विग्रह पर अपना चपेट ना छोड़ें। उससे पहले फूलों से बकायदा जो शीतलता प्रदान करने वाले फूल हैं उनसे पूरी मंदिरों को सजा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है वो बड़ा ही देखने वाला है। और ये हर एक ही साल नहीं, जब जब तपिश बढ़ती है तब तक जो संत हैं, जो पुजारी हैं, वो भगवान के जो आराध्य करता है, वो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए उस प्रकार से भोग लगाते हैं और उसी प्रकार से उनकी सेवा करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल अपूर्व, जिस तरीके से सभी आम जनमानस को या सभी मनुष्यों को गर्मी लग रही है, उसी तरीके से भगवान को भी गर्मी का एहसास ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, और साधु संत इसी के लिए जो भी जरूरी होता है वो अपना तरीका अपनाते हैं। एक सवाल अपूर्व आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में बताया कि बड़े अधिकारियों के तबादले हुए हैं, अगर अयोध्या को देखा जाए तो सीईओ सिटी से लेकर के बड़े अधिकारियों तक बदल दिए गए हैं। अगर सीईओ की बात की जाए, अगर एसपी की बात की जाए, तो आखिरकार वजह क्या निकल करके सामने आ रही है कि अयोध्या जैसे जिले में क्या लंबे वक्त से वहां पर टिके हुए थे, इस वजह से तबादला हुआ है, या फिर कुछ और लोगों से उम्मीद कुछ और बेहतर की जा रही है, इस वजह से इनका तबादला हुआ है? क्या आखिरकार वजह क्या है? देखिए अखंड, अगर बात की जाए तो अभी ये बातें तो नहीं निकल के आई हैं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल कहूंगा कि कुछ लोगों का तो समय पूरा हो चुका था। लगभग 3 साल 5 साल रह चुके थे, एक समय यहाँ पे गुजार, एक अच्छा पहल देके गए हैं, ऐसा भी नहीं है, एक पॉजिटिव जो होता है वो यहाँ पे छाप छोड़े हैं। तो इस वजह से नेगेटिव में ना आते हुए तो यही कहा जाए, क्योंकि सभी को डिमोशन ना मिलते हुए प्रमोशन ही मिली है, तो इससे बिल्कुल कहा जाएगा कि जो है
जो ट्रांसफर लिस्ट आई है वो प्रमोशन की तरफ ही बढ़ोतरी मिली है। तो इससे बिल्कुल उनके कार्यशैली पे कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि एक समय का जो अंतराल होता है वो पूरा हो चुका था। तो इस वजह से इनका जो स्थानांतरण है वो किया जा रहा है। अब बिल्कुल अपूर्व, बहुत अच्छी लाइन आपने जोड़ी है कि प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए सीईओ से डीएम महाराजगंज बनाए गए, तो ऐसे में प्रमोशन मिला और जो भी अधिकारी अयोध्या में रहे हैं उनको प्रमोशन मिला है। और कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि ये जो अच्छे अधिकारी हैं, जो यानी कि जिनकी सरकार में एक अच्छी नजर जिनके ऊपर बनी हुई है, उन्हीं को यहाँ तैनाती भी मिलती है, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे लखनऊ हो। कुछ कहना चाह रहे हैं पूरा? बिल्कुल अखंड, मैं आप इसी बात पे एक बात याद आई मुझे, जो अभी जो डॉक्टर गौरव ग्रोवर आए हैं, जो है इसके पहले गोरखपुर के एसएसपी थे, वो अब अयोध्या में है। तो उनकी एक नई पहल शुरू हुई है। आप जब जो है समाधान दिवस में जाएंगे या शिकायत जो है एसएसपी के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है प्रतिदिन, उसमें आप जाएंगे, थाना में अगर कोई शिकायत लेके जाएंगे तो एक पर्ची आपको मिलेगी और बकायदा वो उनके पोर्टल पे फीड की जाएगी जो आपकी शिकायत होगी। ये कहीं ना कहीं ये जो पहल है डॉक्टर गौरव ग्रोवर का, जो यहाँ के एसएसपी नवागत एसएसपी हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा ही सराहनीय है। इस प्रकार से सभी एसएसपी को सभी जिलों में करना चाहिए कि आप बकायदा जो आप शिकायत लेके जाएंगे वो आपके एक पोर्टल बना दिया जाएगा, उस पोर्टल पे दर्ज किया जाएगा और आप बकायदा जब आप वहां जाके पूछताछ भी कर सकते हैं कि वो कार्यवाही कहाँ तक बढ़ी, कहाँ तक किसको कहाँ तक संतुष्टि मिली, ये पूरी जानकारी आप उस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये नई पहल अयोध्या के जो नवागत एसएसपी हैं डॉक्टर गौरव ग्रोवर, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही सराहनीय पहल है। वो एक पर्ची, आप पीले कलर की पर्ची मिलेगी, वो उसमें संख्या दर्ज होगी, उस संख्या को आप नोट कराएंगे। बकायदा जिस तरीके से जन सुनवाई की जाती है तहसीलों में, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से अब आप एसएसपी के या थाने पे या आप जो है कहीं भी जाएंगे तो एक कंप्यूटर से प्रिंट निकलेगा, बकायदा आपकी शिकायत दर्ज होगी, किस संदर्भ में शिकायत दर्ज है, उसका निस्तारण कहाँ तक हुआ है, ये भी आप वहां जाके पता कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसी को लेकर अभी कुछ विगत दिनों जब डॉक्टर गौरव ग्रोवर यहाँ पे पदभार ग्रहण किए, सभी थानों का औचक निरीक्षण किया, तो उसमें कई लोगों को निलंबन भी किया उन्होंने, कि जिस तरीके से आम जनमानस के लिए हम रखे गए हैं और उनकी तकलीफों को हम ना सुधार सके, उनकी तकलीफों का सामना जो है उसको दूर ना कर सके, तो हम किस पद के लिए किसके लिए खड़े हैं। तो इसके लिए जिन लोगों की शिकायतें लंबित थी, जिन अधिकारियों के द्वारा लंबित की गई थी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और एक उचित कार्यवाही लगातार की जा रही है। जी अखंड। बिल्कुल अपूर्व, ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है इतने बड़े प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर अधिकारी जो हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो केवल और केवल दूसरे काम का हवाला देकर के पिछले कार्यों की जो तफ्तीश होनी चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए उस पर, उसको टाल देते हैं। तो जो टाला मटोली का जो रवैया अधिकारियों का, उनके खिलाफ इस तरीके के सख्त एक्शन की जरूरत है। और अगर ऐसे अधिकारी आएंगे तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाएगी। तकदीर ऐसे ही अधिकारी बदलते हैं। और जिस तरीके का उन्होंने पहल, आपने जैसे बताया कि जिस तरीके की पहल उन्होंने शुरुआत की है, तो जो फरियादी वहां पर आते हैं, जो गुहार लगाने के लिए आते हैं, उनको उनकी समस्या का समाधान होने में 100% की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% उनकी जो समस्या होगा उसका समाधान होगा, क्योंकि उस समस्या को सुलझाने के लिए इस तरीके की पहल की शुरुआत कर रहे हैं। और सारे अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन इनसे या इन जिले के एसएसपी से सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे लोगों की समस्याओं को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। बहुत से अधिकारी ऐसे देखिए अपूर्व हैं खंड, बिल्कुल बताइए। देखिए खंड, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा। देखिए अधिकारी सभी अपने अपने हिसाब से अच्छा कार्य करते हैं, मैं किसी अधिकारी के कार्य पे प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन एक जो कार्य करने का एक जो नियमावली होनी चाहिए, एक जो शेड्यूल की पारदर्शिता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए इसके पहले भी अयोध्या में एसएसपी रहे हैं, कई सारे एसएसपी आए हैं, गए हैं, तो उनके पास भी शिकायतें सुनी जाती थी। ऐसा नहीं था कि एक समय होता था, उस समय पे जनता दरबार लगाया जाता था, थाने पर भी जनता दरबार लगाए जाते थे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती थी। जितने लोग शिकायतकर्ता वहां पे पहुंचते थे, एप्लीकेशन बकायदा देते थे, अपनी बातों को रखते थे, एसएसपी सुनता था, वो कार्यवाही कहाँ तक होती है वो किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा ही सराहनीय है कि गौरव ग्रोवर के आने के बाद लगातार कार्रवाइयों में तरक्की हुई है और कार्रवाई हो रही है।
बिल्कुल अपूर्व, बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं आप? वही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से लगातार कार्यों में जो कार्यों को ढीला हवाली ना करते हुए लगातार हर थाने पर भी बकायदा पर्ची निकली, एप्लीकेशन के साथ एक पर्ची स्टेपल की जाएगी, दूसरी पर्ची उस फरियादी को दी जाएगी। तो ये बिल्कुल जो कार्य है वो बड़ा बिल्कुल ही अपनी सराहनीय है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। नहीं, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, अधिकारी अपने-अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जिनकी कार्य की सराहना की जाती है। जैसे समाजवादी पार्टी में आलोक रंजन जब चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आज भी याद किए जाते हैं। तो शायद बहुत सारे अधिकारी आते हैं, लेकिन जो अधिकारी कार्य करते हैं उनको याद किया जाएगा। चाहे नवनीत सहगल की बात की जाए, तो उन्होंने जो कार्य किया है उनको भी याद किया जाएगा। और तमाम ऐसे अधिकारी जो आते हैं, क्योंकि देखिए रणनीति के तहत जो काम करता है, मॉनिटरिंग के तहत जो काम किया है, ये जो लोगों को मॉनिटर कर उनकी समस्याओं को मॉनिटर करके उनकी समस्याओं का समाधान करे, एक बहुत बड़ी बात होती है। अधिकारियों के पास सही में बहुत बड़ा वर्कलोड होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, तो हर एक के पास पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसको आसान बना दिया जाए हर एक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें होंगी वो निकल करके आएंगी, और जो लोगों की समस्या होंगी उसको भी दूर किया जाएगा। तो बहुत से जरूरत है ऐसे अधिकारियों की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ऐसे अधिकारी अगर आएंगे तो समस्याओं की जो जो लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसमें वो चीजें धरातल पर दिखाई जरूर देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। आपको एक खबर और भी बता देते हैं कि जिस तरीके से विद्युत नियामक आयोग के पास जो पावर कॉर्पोरेशन है, उसने एक प्रस्ताव भेजा है 30% बिजली के दामों में वृद्धि करने के लिए, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी बताई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्रस्ताव भेजा उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपना बिल जमा ही नहीं किया है, जिसकी वजह से जो ये कंपनियां हैं इनको 36,000 करोड़ का नुकसान इनको हुआ है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और एक और हैरानी की बात इसमें निकल करके आ रही है कि करीब 78 लाख ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने से अपने बिजली का बिल जमा ही नहीं किया है, जिसकी वजह से करीब 36,000 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से भी हो रहा है। तो अगर देखा जाए, इनको दोनों को मिला लिया जाए, तो करीब 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो कंपनियों को हुआ है ऐसे उपभोक्ताओं के चलते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार झेली जा रही है, और 19,000 करोड़ का जो गैप है उसको दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि विद्युत नियामक आयोग उनके इस प्रस्ताव पर किस तरीके का फैसला लेता है। 30% की वृद्धि की मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या वृद्धि होती है या फिर इसे वापस कर दिया जाता है। हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में जिला अधिकारी संजय कुमार जी का तबादला हो गया है। उनकी जगह पर ज्ञानेंद्र सिंह आए हुए हैं और हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या चुनौतियां रहेंगी, किस तरीके की उनके यहाँ पर मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को लेकर वो एक्टिव दिखेंगे, इसको लेकर उन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी मालूम होगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, चुनौतियां तो कई सारी हैं। एक चुनौती तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पीलीभीत में लगातार कुछ दिनों से एक बाघ का तांडव देखने को मिला है, जिसकी वजह से 2 लोग की जान चली गई है। तो क्या जिला अधिकारी होने के नाते उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी होगी, और वो भी कोई ना कोई तो जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि वन विभाग के लोग तो शायद सोए हुए हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग लगातार इस तरीके की गुहार लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग सोए हुए हैं। जी अखंड जी, एक खबर और है, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में एक तेज रफ्तार का कहर देखा गया है, जिनमें बाइक सवार से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एक ही परिवार के लोग थे जो शादी समारोह में जा रहे थे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। एक दुखद खबर है। बहुत ही दुखद खबर है। इस तरीके के जो तेज रफ्तार का जो कहर होता है देखने को लगातार मिल रहा है, और कई बार इस घटना में पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में इसको लेकर के प्रशासन को कोई ना कोई इंडिकेशन या कोई कार्रवाई की जरूरत है कि जो भी गाड़ियां तेज रफ्तार में जा रही हो उनको कहीं ना कहीं उनका एक भारी भरकम चालान काटे, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह की दुर्घटनाओं में कमी आए। लेकिन ये साफ तौर पर उन लोगों के लिए भी जिम्मेदारी का है कि जो लोग भी गाड़ी या वाहन चला रहे हैं वो भी अपनी वाहन की जो गति है उसको कहीं ना कहीं एक सीमा के अंदर ही चलाएं, जिससे इस तरह की दुर्घटना होने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आकाश। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।